अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ रिंकी और आपका स्टेप टू सक्सेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है सोशलिज्म इन यूरोप। आज से हम वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे और आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी बहुत अच्छी तरह से यूज़फुल होती है। वहाँ से भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 9th क्लास के सेकंड चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाली वीडियो 9th क्लास के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़फुल रहेगी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप। तो सोशलिज्म इन यूरोप, अगर हम यूरोप में बात करें तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे काफ़ी सारी आइडियोलॉजी पूरे के पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि एशिया में भी बहुत ज़्यादा इसके विचार फैले। और यहीं पर आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी। इसमें आपने सुना होगा कि फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन है, ये अब तक की सबसे बढ़िया और सबसे सक्सेसफुल क्रांतियों में से मानी जाती है। हम क्रांति वर्ड रिवॉल्यूशन एक दिन की पनौती नहीं है, एक दिन का काम नहीं है रिवॉल्यूशन होना, क्रांति होना। रिवॉल्यूशन होने के लिए तैयारियां पहले से ही, कंडीशंस पहले से ही डिसाइडेड हो जाती हैं। और कंडीशन कब बनती है रिवॉल्यूशन की? जब किसी भी डोमिनेंट पार्टी का, डोमिनेंट पावर का एक्सप्लॉयटेशन, जब उनका शोषण दमनकारी हो जाए, नीतियाँ दमनकारी हो जाएं, पॉलिसीज ऐसी हो जाएं कि जो आपको डिप्रेस्ड कर दे। तो ये जो 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, इसके लिए भी जो इसका बेस बना वो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा था। उस टाइम पे हमें पता है कि फ्रांस में जो किंग का शासन होता था, राजाओं का शासन होता था। और उस टाइम पे जो किंग होते थे उनको नाम दिया जाता था लुइस। और ये लोग क्या करते थे, फ्रांस के लोग, जो भी राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, हायरार्की सिस्टम चलता था। और हायरार्की सिस्टम चलने पे इनके नाम के आगे लुइस लगता था और जितने भी राजा होते थे उनके नाम के 1, 2, तो इस तरीके से नंबर जोड़ते हुए जाते थे। अब हम देखते हैं जो फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई थी वो 1789 में, वो कौन से राजा के टाइम पर हुई? तो वो जो राजा किंग के टाइम पर हुई तो वो हुई थी 16 लुई 16 के। तो लुई 16 के टाइम की हम बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ लुई 16 के टाइम पर कि जो बातें थी, जो पूरा का पूरा जो बेस था वो रिवॉल्यूशन, पूरी जनता वहाँ की रिवॉल्यूशन के लिए आ गई। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस में जैसे कि फ्रांस जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला जो उनका स्टेट था, इन्हें ये लोग बोलते थे स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे उन्हें बोलते थे क्लर्जी। सेकंड में जो स्टेट में लोग आते थे उन्हें बोलते थे नोबिलिटी। और जो थर्ड स्टेट में लोग आते थे उन्हें बोलते थे कॉमन मैन, कॉमन पीपल, जिन्हें अब क्लर्जी में प्रिस्ट लोग होते थे जो चर्च वगैरह, चर्च में विश्वास रखते थे, चर्च के पादरी वगैरह। नोबिलिटी एरिस्टोक्रेसी स्टेट था। इट मीन्स यहाँ पर ज़्यादातर राजा महाराजा लोग थे और राजशाही परिवार था। कॉमन पीपल में सारे ऐसे लोग थे, बिजनेसमैन, पीजेंट्स, लेबर्स, सारी ऐसी क्लास, वर्किंग क्लास जो थी वो आपके कॉमन पीपल में थी। क्लर्जी जो लोग थे वो जितने भी जनता है, सारी जनता पे टैक्स लगाने का काम करते थे। और ये लोग इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे, क्लर्जी लोग क्या करते थे, इम्पोज करते थे टैक्सेस। और ये लोग क्या करते थे, रिलीजियस एक्टिविटी को ये प्रमोट करते थे। और रिलीजियस एक्टिविटी में भी ये 2 तरीके से बटे हुए थे। उस टाइम पर अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस 2 तरीके के रिलीजियस एक्टिविटी में बटा हुआ था। जस्ट लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे आप मुस्लिम धर्म में ले लें शिया सुन्नी, आप हिंदुओं में भी ले लें, आप अगर हम एग्जाम्पल ले बौद्ध धर्म में हीनयान महायान। तो इस तरीके से उस टाइम पे फ्रांस का जो रिलीजियस ग्रुप है वो भी बटा हुआ था। और ये 2 तरीके के रिलीजियस ग्रुप में बटे हुए थे। रिलीजियस ग्रुप और 2 तरीके थे, एक था कैथोलिक
और एक था प्रोटेस्टेंट। अभी कैथोलिक वाले जो थे ये बिल्कुल रूढ़िवादी थे, पुरानी टाइम के, कि भैया हम अंधविश्वास ज़्यादा और ज़्यादा धर्म के कट्टर लोग थे, कट्टर चर्च वाले लोग थे ये। और प्रोटेस्टेंट लोग थोड़ा चेंजेस चाहते थे, ये कहते थे कि समाज में अगर जैसे ही टाइम बदल रहा है तो उसके अनुसार चेंज आना चाहिए। तो ये प्रोटेस्टेंट वाले वो लोग थे जो कि समाज में, जो धर्म में थोड़ा बहुत चेंजेस चाहते थे इंसान के अनुसार, लोगों की सहूलियत के अकॉर्डिंग। और कैथोलिक वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो ये जो क्लर्जी वाले थे इसमें ज़्यादातर कैथोलिक वाले जो लोग थे, कैथोलिक प्रीस्ट थे, वो ज़्यादातर टैक्सेस को इम्पोज करते थे और रिलीजियस एक्टिविटी को ज़्यादा ही बढ़ाने का काम करते थे, सभी लोगों को रिलीजियस बनाने का काम करते थे। सेकंड आता है नोबिलिटी। नोबिलिटी में आपका सारा राज फैमिली, रॉयल फैमिली आती थी और इनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, प्रिविलेजेस जो कि इनको भी मिले हुए थे। अब ये प्रिविलेजेस इनको जन्म से ही मिले हुए थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नोबिलिटी परिवार में पैदा होता है तो उसका मतलब उसको कुछ जन्म से ही अधिकार मिल गए हैं, अब उसने कुछ नहीं करना, उसको जो भी करना है वो उसको सब जनता करके देगी। तो ये नोबिलिटी वाले भी अलग से टैक्स इम्पोज करते थे। और फिर लास्ट में कॉमन लोग, देखो क्लर्जी वाले भी टैक्स लगाते थे, नोबिलिटी वाले टैक्स लगाते थे। अब लगाते किस पे थे टैक्स? तो भैया थर्ड स्टेट पे, कॉमन पीपल्स पे। कॉमन पीपल को के ऊपर सारी तरीके के टैक्स इम्पोज किए जाते थे। एक रिलीजियस टैक्स क्लर्जी जो लगाता था और दूसरा नोबिलिटी टैक्स जो नोबिलिटी लगाते थे। तो इस तरीके से फ्रांस की सोसाइटी बटी हुई थी। अब अगर हम बात करें तो फिर ये जो सोसाइटी बटी हुई थी तो ये रिवॉल्यूशन तक कैसे पहुंची? तो जो फ्रांस की सोसाइटी है वो रिवॉल्यूशन तक, जो कॉमन लोग हैं, जब इनको टैक्स देना पड़ता था तो टैक्स इतना हैवी हो गया था कि उनको दिया नहीं जा रहा था। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि जब लुई 16 जब 20 ईयर्स का हुआ तो इसकी शादी जो है जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस है उनके साथ कर दी है। जब इनकी शादी होती है, मैरिज होती है, तब इनके ऊपर इनका जो राजशाही खजाना होता है वो खाली होता है। तो उस टाइम पर उस राजशाही खजाने को भरने के लिए और अपनी सारी शानो शौकत को बनाए रखने के लिए, सारे के सारे अपना काम चलाने के लिए, राजशाही काम चलाने के लिए इन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। अच्छा, अब ये बताओ कि जो इनका जो खजाना था वो खाली होने का कारण क्या था? तो इनका जो खजाना था वो खत्म होने का कारण ये था, फ्रांस जो है अमेरिका की मदद कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर उधर अमेरिका जो है ब्रिटेन से अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहा था और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो फ्रांस जो है अमेरिका की हेल्प कर रहा था, क्योंकि फ्रांस जो है ब्रिटेन से जो ब्रिटेन और फ्रांस की बिल्कुल नहीं बनती थी और ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए जो फ्रांस है वो अमेरिका की मदद कर रहा था। और इसी तरीके से, इस मदद करने के ही तरीके से इसमें काफ़ी लिब्रे का जो है टैक्स कर्जा लेके और अमेरिका की मदद करता गया। तो इस तरीके से जब ये मदद कर रहे थे अमेरिका की, तो इन्हीं के ऊपर फिर क्या होता है कि इनके ऊपर इनका खजाना जो है वो खाली हो जाता है। तो इस तरीके से फिर कॉमन पीपल पे ही सारे काम काज आ जाता है कि सारी रॉयल फैमिली के जितने भी काम काज है सब आपको ही देने, आपको टैक्सेस बढ़ाने, जैसे कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने फिर सोचा कि हम क्यों ना इकट्ठे हो जाएं और क्यों ये जो कंडीशन हमारी बन रही है इसको कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। अब देखो, चेंजेस भी वहीं से आएंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ दमन होगा, जहाँ पर आपका बिल्कुल इस तरीके से डिप्रेस कर दिया जाए आपको कि अब मरने या जीने में कोई अंतर ही ना हो, कि इस तरीके की कंडीशंस हो जाए कि हमें मरने से भी कोई डर ही ना लगे। तो यहाँ पर भी यही हो गया था, कॉमन पीपल में बिल्कुल इस तरीके से बातें फैल गई थी। इस तरीके की कंडीशन, महामारी, महंगाई और भूख के लिए इतनी भूखमरी फैल गई थी कि ये लोग भी रिवॉल्यूशन के लिए रेडी हो गए। अब यहीं पर कॉमन पीपल में ही मैंने जैसे आपको बताया, बिजनेसमैन भी थे और बड़े थोड़े घराने के लोग भी थे, जो अमीर पीजेंट्स वगैरह थे, नोबिलिटी के भी कुछ ऐसे नौजवान लड़के थे जो कि ये कहते थे कि इन लोगों पर थोड़े बहुत तो चेंजेस होना चाहिए, इन लोगों में थोड़े बहुत तो इनको सहूलियत मिलनी चाहिए लेबर क्लास को। तो यहीं से तीन आइडियोलॉजी, तीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तीन तरीके के लोग निकलते हैं जो कि थोड़े पढ़े लिखे थे और ये चाहते थे, कॉमन पीपल में से ही ऐसे लोग थे जो चाहते थे चेंजेस आए। और यहीं पर फिर तीन तरीके के पॉलिटिकल ट्रेंड चलते हैं जिसे हम तीन तरीके के आइडियोलॉजी भी बोल सकते हैं। एक थे लिबरल्स, दूसरा रेडिकल्स
और तीसरा है कंजर्वेटिव्स। तीसरा है कंजर्वेटिव्स। अब जो लिबरल्स लोग हैं, उदारवादी, रेडिकल्स, संरक्षणवादी। लिबरल्स लोग, लिबरल ऐसे एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स ऐसे लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे जो कि ये चाहते थे कि जो समाज के कंडीशन, हमारे सोसाइटी के कंडीशंस हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाया जाए। और क्योंकि ये लेबर क्लास है, बट इनकी फिर भी कंडीशन ऐसी तो हो कि इंसान होने के नाते इन्हें कुछ अधिकार, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाए, कुछ ऐसे कंडीशंस दी जाए जिसमें ये रह सके। तो इन्हीं से इनके 3 विचार निकल के आते हैं जो पूरी फ्रांस रिवॉल्यूशन से इन्होंने लिए। वो थे जो हमें फ्रांस रिवॉल्यूशन से मिलते हैं। पहले यहाँ से जो फ्रांस रिवॉल्यूशन का एक तरीके से हम कहें कंक्लूजन ही क्या था, 3 विचार, 3 आइडियोलॉजी जिसने पूरे एशिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। पूरे एशिया के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे इससे इंस्पायर हुए। तो पहला था इक्वालिटी, जिसको हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया है। इक्वालिटी इट मीन्स समानता। दूसरा फ्रेटर्निटी, इट मीन्स बंधुत्व, बंधुत्व। थर्ड फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो ये जो लोग थे, जो ट्रेंड के लोग थे, ये जो लिबरल्स लोग थे, ये ऐसी बातें कर रहे थे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम की। ये लोग जितने भी क्लब्स वगैरह थे वहाँ पे जाके लोगों को ये बताते कि भैया हमें इक्वालिटी, समानता लानी होगी, सब लोग इक्वल होंगे। उस टाइम पर अगर मैं उस टाइम की बात करूँ 1789 पे, तो कोई भी ऐसे विचारों को सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ज़्यादातर जो जनता थी वो अनपढ़ थी। ज़्यादातर जनता जो है सोचने लायक नहीं थी, क्योंकि आपको पता है ये स्लेवरी सिस्टम चलता था, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा सोचने का कुछ बनता ही नहीं था। तो जो इक्वालिटी जैसे शब्द थे, इन लोगों ने, जो ये नए लोग निकले, नौजवान लोग निकले, पढ़े लिखे, थोड़े बुद्धिजीवी, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो ये अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, तो ये ऐसे विचार लेके आते हैं इक्वालिटी। ये लोगों को कहते हैं आप समान हो, इक्वल हो, मतलब ये इनको सपने दिखाते कि आप क्लर्जी, नोबेलिटी जैसे भी इनके इक्वल हो आप लोग। अच्छा, ये विचार उस टाइम पर। फिर फ्रेटर्निटी, ये कहते हैं कि आप सब में भाईचारे के साथ हमने रहना है, हम लोग सब भाईचारे के साथ चीज़ों से, कंडीशन से लड़ सकते हैं। फ्रीडम, ये लोग कहते थे कि स्वतंत्रता है, आपको अपने विचारों की, अपने काम की, आपको जितनी काबिलियत है, आपके अंदर जो काबिलियत है वो आप काम कर सकते हैं, आप फ्री हो सकते हैं। तो ये विचारों के साथ ये 3 आइडियोलॉजी को लेके आते हैं लिबरल्स। और लिबरल्स क्या करते हैं, चेंजेस चाहते हैं सोसाइटी में। अब ये चेंज कैसे चाहते हैं, इनके कुछ आइडियोलॉजी, इनके कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे। यहाँ से रब कर देती हूँ, एक एक करके इनके हम विचार देख लेते हैं। तो पहले लिबरल्स, लिबरल्स लोग पहले ये रिलीजियस एक्टिविटी, डिफरेंट रिलीजियस एक्टिविटी को, डिफरेंट रिलीजियस एक्टिविटी को मना करते हैं, उनको, उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि जितने भी रिलीजियस धर्म का काम क्या है, लोगों के अनुसार लोगों को एक तरीके की शांति, एक तरीके का उनका विश्वास को सही डायरेक्शन देना, ना कि उनके अंदर अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस जैसी बातें डाल देना। तो ये डिफरेंट रिलीजियस, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि उस टाइम पे जो चर्च थे उसमें जो एक्टिविटीज़ होती थी रिलीजियस, वो 2 तरीके के डिवाइड थे ग्रुप। कौन से, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक वाले मैंने जैसे आपको बताया ही कि कैथोलिक वाले कट्टर ईसाई थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे ये चेंजेस के साथ आगे बढ़ते थे। दूसरी बात, ये कहते थे, लिबरल लोग कहते थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई राजा न्याय करेगा, राजा ने बोला कि अगर ये बात सही है, ये रूल रेगुलेशन पूरी सोसाइटी पे लागू होंगे, पूरे समाज पे लागू होंगे, तो वही बने न्याय में। वो चाहे किसी को भी मौत की सजा दे दे तो वही मानना पड़ता था पहले प्रजा को। ये ऐसे बातों को अनदेखा या फिर उसको डिनाई करते थे। ये कहते थे जो हमारी जुडिशरी होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब
स्वतंत्र न्यायपालिका की बात ये करते हैं कि न्यायपालिका जैसी संस्था हो जो कि न्याय करे। अगर कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, कोई भी नागरिक अगर कुछ गलत काम करता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो देखो कंट्रोल तो होना चाहिए सोसाइटी में। कंट्रोल नहीं होगा तो सब अपने अलग अलग अपने अलग पॉलिसीज़ बनाएंगे, अलग तरीके से काम करेंगे। तो एक कंट्रोल, एक डर होना चाहिए लोगों के अंदर, जिसके अंडर लोग रह के काम कर सके और अपना विकास कर सके। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देखो आज भी ये विचार आज से भी मिलता है। देखो उस टाइम पर 17 अगर हम 1917 की बात कर रहे हैं, ये उस टाइम रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, तो उस टाइम पर और 1789 से ये विचार निकल रहे हैं। तो देखिए आप उस टाइम पर भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात हो रही है, जो कि आज भी कहीं ना कहीं समान है। तीसरी ये बात करते हैं इंडिविजुअल राइट की। इंडिविजुअल राइट की, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ये कहते हैं कि हर एक नागरिक, जो भी एक नागरिक के रूप में एक रशिया का, ये सोसाइटी का जो भी नागरिक है, उसके अपने भी कुछ अधिकार होने चाहिए, अपने भी उसके कुछ ना कुछ अधिकार, अपने कोई पॉलिसीज, अपने कोई डिज़ायर्स, इच्छाएं होनी चाहिए। तो उनके भी ऐसे अधिकार होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो अपना विकास कर सके। तो इंडिविजुअल राइट की भी ये बात करते हैं। देखो आज भी है हमारे, उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इंडिविजुअल राइट्स देता है। फोर्थ चीज़ जो इन्होंने कहा, वो इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करी। इलेक्टेड इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट चुनी जाए, जो हमारा जो शासक चुना जाए, वो इलेक्टेड होना चाहिए, मतलब उसको चुना हुआ होना चाहिए। फिफ्थ बात, रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारा शासक हो वो चुना हुआ हो, उसे जनता ने चुना हो। सिक्स्थ ये बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो भी समाज में जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ राइट हो, जिसके अंदर रह के वो काम कर सके। तो ये वोटिंग के राइट को भी कहते हैं वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स की भी ये बात करते हैं। अब देखो इतने सारे पॉजिटिव, आज अगर हम इन राइट्स को देखें तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आज भी ये राइट्स हैं। तो देखो आज हम जो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 2023 का ये ईयर है, और हम जो बातें कर रहे हैं वो 1789 के कितने साल पुरानी बातें कर रहे हैं, तब भी ये बातें निकल रही थी और आज भी हम इन्हें फॉलो करते हैं। तो कहते हैं ना, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। तो देख लो, हिस्ट्री अपने आप को दोबारा दोहराती है। सेम बातें हम हिस्ट्री से ही सीखते हैं। अब देखो लिबरल्स की आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन ली, अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। तो जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे वो क्या थे भैया? सब में कुछ अच्छी बातें होती है तो कुछ ना कुछ गलत भी होती है। इनमें कुछ ऐसी बातें भी रह गई जिसने इनको इतना भी फेमस नहीं किया, मतलब इतना भी कुछ ना कुछ इसमें क्रिटिसाइज करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़ दिए। जो कि पहला था वुमन को इन्होंने पैसिव सिटीजन्स का वो दिया। इन्होंने कहा वुमेन्स को कोई भी इन्होंने राइट नहीं दिए। इन्होंने कहा कि वुमेन्स को वोटिंग में भी कोई राइट नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को उस टाइम पर ये मानते थे कि इतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती है कि वो समाज का संचालन कर सके। ये लोग कहते थे कि जो महिलाएं हैं सिर्फ और सिर्फ वो घर चलाने के लिए ही अपना जो मातृत्व धर्म है और अपना जो परिवार है उसको संभालने में ही सक्षम होती हैं। दूसरी इन्होंने बात करी तो नॉन प्रॉपर्टीड मैन के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, नॉन प्रॉपर्टीड सिटीजन्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनको भी कोई राइट नहीं दिए। लिबरल्स ने जिन लोगों के पास कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है, और इनको एक और उन्होंने कंडीशन रखी कि जो भी वोट वही इंसान दे सकता था जो 2 दिन का टैक्स, जितना ये टैक्स लेते हैं 2 दिन का टैक्स, 2 दिन की वेजेस के अकॉर्डिंग ये टैक्स पे कर सके। तो इनको इन्होंने कहा उन लोगों के पास, एक तो जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, दूसरी बात इन्होंने क्या कर दी कि जो 2 दिन की 2 डेज की जो वेजेस है, डेज की वेजेस के अकॉर्डिंग टैक्स पे करें, टैक्स पेयर्स को इन्होंने वोटिंग राइट्स दिए। मतलब 2 दिन की वेजेस के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो वोट कर सकता है। तो ये वाली बातें कहीं ना कहीं इनकी ऐसी थी जो इनमें एक नेगेटिव पॉइंट को जन्म देती है। लिबरल्स लोग देखो उदारवादी, फिर भी इतनी सारी बातें होने के बाद इनके कुछ ऐसे आइडियोलॉजी है जो कि पूरे समाज में क्रांति लाते हैं। ये लिबरल्स लोग ही थे जो कि जनता के अंदर इस तरीके के सोच, इस तरीके के विचार, और वो भी उस टाइम पर लाने का काम करते हैं जो कि काबिल तारीफ है। यस और नो? तो लिबरल्स लोग
कुछ चेंजेस की बातें करते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं रेडिकल्स। तो रेडिकल्स जो लोग हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं। सेकंड, रेडिकल्स लोग हैं एक्सट्रीम चेंज चाहते हैं, बिल्कुल एकदम चेंज चाहते हैं, बिल्कुल अगर कुछ बातें अगर हमने बोली है चेंज आना है तो अभी आए इसी टाइम, चाहे उसके लिए मार काट क्यों ना करनी पड़े। अगर किसी को मार के चेंजेस आ रहे हैं तो ये इसके भी फेवर में है। ये कहते हैं चेंज लाना है बट अभी लाना है चेंज, बिल्कुल एक ही दम चेंज लाना। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे चेंज चाहते हैं। रेडिकल्स की बातें लिख लेते हैं आप, क्या पॉइंट्स थे इनके और ये क्यों फेमस हुए। देखो, एक्सट्रीम चेंज चाहते हैं, एक्सट्रीम चेंज, बिल्कुल जल्दी से चेंजेस ये चाहते हैं। दूसरी बात इनकी एक और अच्छी बात जो थी, इन लोगों ने जैसे लिबरल्स ने किया था ना, वुमेन्स को साइड कर दिया था, तो इन्होंने वुमेन्स को भी राइट दिए। इन्होंने कहा नहीं, वुमेन्स को भी राइट मिलने चाहिए। वुमेन राइट की बात करते हैं ये लोग, रेडिकल्स लोग कहते हैं कि वुमेन भी तो, अगर पूरी सोसाइटी में हम देखें तो वुमेन्स भी एक पूरी आबादी का आधा हिस्सा रिप्रेजेंट करती हैं, वुमेन्स भी। तो इन्होंने वुमेन राइट की बात करी। दूसरा, जो उसमें कमियां रह गई थी लिबरल्स में, उसको फिर ये क्या कहते हैं कि जितने भी नॉन प्रॉपर्टीड मैन हैं उनको भी राइट दिए जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो जनता है सोसाइटी की वो गरीब है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तभी तो वो इतने साल डिप्रेशन में उनके ऊपर इतने साल तक शोषण होता रहा। अगर वो इतने ही प्रॉपर्टीड होते तो वो आज अच्छी ज़िंदगी ना जी रहे होते। तो इन्होंने नॉन प्रॉपर्टीड मैन को भी शामिल किया, नॉन प्रॉपर्टीड मैन, सिटीजन्स कह ले तो हम, सिटीजन्स को भी इन्होंने शामिल किया। और जितने चेंजेस थे, ये चेंजेस लाने के, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए सब चीज़ों के, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, सब चीज़ों की बात करते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक थे? क्या ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं? हाँ बिल्कुल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट सिर्फ एक ही नेगेटिव इनमें पॉइंट है। वो क्या नेगेटिव पॉइंट था? एक्सट्रीम चेंज, बिल्कुल एकदम। अगर भैया इसके लिए हमें चेंजेस लाना है, उसके लिए अगर किसी को मारना काटना भी पड़े तो बिल्कुल मार दो, काट दो, इनको कोई वो नहीं। लिबरल्स की सारी बातों से ये एग्री करते थे कि भैया इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, बिल्कुल जी। अगर प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जी बिल्कुल। जो जितने भी लोग हैं वो वोटिंग का राइट मिले, जी बिल्कुल। सब चीज़ों की बात करते थे बस। और उन्होंने इसमें और क्या शामिल कर लिया कि भैया इन्होंने वुमेन्स को भी शामिल कर लिया, देखो नॉन प्रॉपर्टीड को भी कर लिया। सब बातें इनकी रेडिकल की आपको अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल। और आजकल की अगर तुम देखो तो 13-14 साल के बच्चों में जितने भी यंगस्टर्स हैं, एडोलसेंस की एज में जितने भी बच्चे हैं जैसे आप लोग, तो इनमें भी चेंजेस बहुत जल्दी चाहते हैं। आजकल के बच्चे भी अगर चेंजेस चाहते हैं तो बहुत जल्दी चेंजेस चाहते हैं। तो और इनके अगर नेगेटिव पॉइंट, बिल्कुल इन्हें जो चेंज चाहिए था वो एक्सट्रीम, बस ये था इसका। अब आते हैं हम कंजर्वेटिव्स पे। कंजर्वेटिव, जैसे आजकल आपने कहते हुए भी सुना होगा, मेरी फैमिली तो बड़ी कंजर्वेटिव्स है, कंजर्वेटिव फैमिली है मेरी, कंजर्वेटिव माइंड वाली फैमिली है, मतलब मेरी फैमिली मुझे बाहर नहीं रहने देगी, या 10 बजे के बाद मुझे बाहर नहीं रहना, या मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि मेरी फैमिली कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव मतलब संरक्षणवादी, ऐसी जो कि चेंजेस नहीं चाहते हैं। देखो कंजर्वेटिव क्या कहते थे कि भैया आप लोग जो हैं ये चेंजेस जो सोसाइटी में कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये चेंजेस होने नहीं चाहिए। बट देखो जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आया और ये नई दो विचारधाराएं आई, रेडिकल्स और लिबरल्स, ये लोग चेंजेस कर रहे थे, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं जब ये 3 पॉइंट निकल के आते हैं, फ्रीडम, फैटर्निटी और इक्वालिटी, तो ये भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ चेंजेस आने चाहिए। बट ये चेंजेस कैसे लाते हैं वो देखें कंजर्वेटिव्स। पहला, ये चेंजेस चाहते हैं बट कैसे कहते हैं, चेंजेस आए बट ग्रेजुअली आए, स्लो चेंज हो, स्लोली चेंज की ये बातें करते हैं। ये लोग कहते हैं कि भैया ठीक है आपको चेंज लाना है ना, ठीक है आप ले आओ, बट जो चेंजेस आने चाहिए वो स्लोली आने चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि रिस्पेक्ट, जो हमारे पुराने जो भी चीज़ें हैं, पुराने रीति रिवाज है, पुराने धर्म है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट ओल्ड कस्टम्स, कहते हैं भैया ठीक है चेंजेस तुम ला रहे हो पर रिस्पेक्ट भी करो। एक्चुअल में ये वही लोग हैं राजा महाराजा के टाइम के, तो ये कहते हैं कि जो राजा सिस्टम, हायरार्की सिस्टम है उसकी रिस्पेक्ट करो। मतलब ये कहते हैं कि भैया हाँ राजा होना चाहिए और वो एक उसको जनता को डिप्रेस करे
वो होना चाहिए, तो उसकी रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। थर्ड अगर हम कहें तो ये कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ये कहते हैं जो जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने जितने भी कस्टम्स हैं, वो सब सही हैं, वो एक समाज को एक अच्छा समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये कहते हैं कि भैया कोई ना कोई ऐसा कंट्रोलर होना चाहिए जो जनता को कंट्रोल करे, तो ये इसको कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। तो ये कंजर्वेटिव मतलब जो कि कंजर्व करके रखते हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या ये डेमोक्रेटिक हुए? तो आंसर क्या आएगा? ये क्या है? डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। अच्छा बताओ क्या रेडिकल्स डेमोक्रेटिक हैं? डेमोक्रेटिक है ये? हाँ, रेडिकल डेमोक्रेटिक तो है, बट इससे भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? एक्सट्रीमनेस, एक्सट्रीमनेस, एक्सट्रीमनेस। अगर एक्सट्रीमनेस ना हो, जल्दी चेंज ना चाहे, एकदम सडनली चेंज ना चाहे, तो ये डेमोक्रेटिक थे। क्या लिबरल्स डेमोक्रेटिक हैं? तो देखो बाकी सारी बातें तो इसने सही बताई थी, बट इसने दो चीजें जो छोड़ दी, वो क्या था? इन्होंने बात करी किसकी? वुमेन्स को हटा दिया, विमेंस को। तो क्या अगर पूरी सोसाइटी में मैन और वुमेन तो दोनों ही सोसाइटी को बनाने का काम करते हैं, अगर आपने वुमेन्स को ही हटा दिया और मैन को ही ले लिया, तो क्या वो डेमोक्रेटिक हुआ? लोकतांत्रिक हुआ? लोगों का शासन हुआ? नहीं। तो यहाँ से ये डेमोक्रेटिक नहीं हुए। अच्छा अब ये मैन की भी बात करते हैं, तो मैन में भी किसको ले रहे हैं? ये प्रॉपर्टीड मैन को, प्रॉपर्टीड मैन को। तो प्रॉपर्टीड मैन को ले रहे हैं, तो फिर ये डेमोक्रेटिक कैसे हुए? तो यहाँ पर भी नहीं। अब देखो रेडिकल्स में इन्होंने एक और बात करी है, वुमन सफ्रेजेट, सफ्रेजेट मूवमेंट। वुमेन सफ्रेजेट, सफ्रेजेट का मतलब होता है महिलाओं को भी अधिकार देना। और रेडिकल्स में दो पॉइंट रह गए थे। वुमेन सफ्रेजेट की बात करते हैं। वुमेन सफ्रेजेट मतलब महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार देना, महिलाओं को भी पुरुषों के मुकाबले सही इक्वल दर्जा देना। अगली बात ये करते थे जो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की भी ये बात करते हैं। मतलब चाहे कोई भी लिंग, जन्म स्थान, कोई भी किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, सभी को वोटिंग देने का वोट देने का अधिकार है। तो देखो वुमेन सफ्रेजेट की बात कौन करता है? रेडिकल्स बात करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात कौन करते हैं? रेडिकल्स करते हैं। ये भी अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते थे, बट किसके लिए? प्रॉपर्टीड मैन के लिए। और रेडिकल्स सबके लिए बात करते हैं। इनमें अगर नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें तो सिर्फ था एक्सट्रीमनेस, ये इसका नेगेटिव पॉइंट था, नेगेटिव पॉइंट। और ये इसके पॉजिटिव पॉइंट थे। ये वहीं पर आएंगे, जो मैंने इनके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखवाए थे ना, वहीं पर ये वाले दो पॉइंट और आ जाएंगे, तो ये उनमें ऐड कर लेना। और कंजर्वेटिव क्या थे? ये कंजर्वेटिव ऐसे थे जो कि अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी रूढ़िवादी बातों को इकट्ठा करके संरक्षित करके रखना चाहते थे। ये चाहते थे चेंज तो आए, बट धीरे धीरे चेंज आए, और जो पुराने जो भी कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उनकी रिस्पेक्ट हो, जितने भी राजा महाराजा हैं उनकी भी रिस्पेक्ट हो। और ये कहते थे ओल्ड इज गोल्ड, मतलब ये चेंज चाहते हैं, बट धीरे 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 चेंज। मतलब वही समाज ने, अगर तुम देख रहे हो कि भैया समाज का ज़्यादातर हिस्सा एक जगह हो गया, चेंजेस की बात कर रहा है, तो इन्होंने भी कह दिया ठीक है चेंज ले आओ, पर धीरे धीरे लाना। तो इस तरीके से हमने यूरोप में, सोशलिज्म इन यूरोप में जितने ये तीन तरीके के पॉलिटिकल ट्रेंड चले हुए थे उनकी बातें कर ली है। आई होप ये वाला पूरा जितना मैंने आपको समझाया है ये आपके पेपर के हिसाब से अच्छा होगा। और 9th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम सर पे हैं, तो मेरी छोटी सी कोशिश है जिससे कि आप रिवाइज पूरे चैप्टर को कर सके। क्योंकि हमें पता है हिस्ट्री के चैप्टर बहुत लेंथी होते हैं, और इतने लेंथी चैप्टर को NCERT अपने आप ही गागर में सागर की बात करती है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स को आपस में रिलेट करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने छोटी सी कोशिश करी पूरे इतने बड़े चैप्टर को छोटे से उस समरी में समझाने की। ये पहला पार्ट था जिसमें हमने सोशलिज्म इन यूरोप देखा, और अब हमारा अगला पार्ट जो कि हमारी NCERT में स्टार्ट होता है, जिसे हम कहेंगे रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर मतलब इतनी इंटरेस्ट भी नहीं रहता और एक्टिवनेस नहीं रहती। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू।